मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल्स नाम के ताकतवर प्राणियों ने सूरज और बाकी जिंदगी की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बना रहा। लेकिन एक दिन अंतरिक्ष की गहराइयों से डिविएंट्स नाम की एक खतरनाक शिकारी प्रजाति निकलती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करना शुरू कर देती है। तब सेलेस्टियल्स के लीडर अरिशम ओलंपिया ग्रह से एटर्नल्स नाम के अमर सुपर हीरोज की एक टीम को बुलाते हैं और उन्हें डोमो नाम के अपने जहाज से धरती पर भेज देते हैं। अब हमें 5000 बीसी का मेसोपोटामिया दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग आराम से मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र से कई डिविएंट्स बाहर निकल आते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसी समय इटर्नल्स वहां पहुंच जाते हैं और अपनी शक्तियों से उन लोगों की जान बचाने लगते हैं। इकारिस अपनी आंखों से निकलने वाली लेजर बीम और उड़ने की ताकत से डिविएंट्स पर हमला करता है, जबकि मक्कारी अपनी सुपर स्पीड से सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा देती है। दूसरी तरफ किंगो दूर से अपने एनर्जी ब्लास्ट छोड़कर हमला करता है, जबकि थीना और गिलगमेश एनर्जी से बने हथियार निकालकर सीधे डिविएंट्स से भिड़ जाते हैं। इसके बाद सभी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इटर्नल्स की शानदार टीम वर्क की वजह से डिविएंट्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और एक एक करके मारे जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद टीम की लीडर एजाक अपनी हीलिंग पावर से घायल हुए सभी साथियों को तुरंत ठीक कर देती है, लेकिन वहां मौजूद लोग इटर्नल्स को देखकर डर जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी ड्रुग अपनी माइंड कंट्रोल करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके सभी लोगों को शांत कर देता है। इसके बाद सर्सी एक साधारण पत्थर के चाकू को असली धातु के चाकू में बदल देती है, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वे उनकी मदद करने आए हैं, नुकसान पहुंचाने नहीं। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब हमें आज का समय दिखाया जाता है, जहां सभी इटर्नल्स आम इंसानों की तरह अलग अलग जगहों पर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लंदन में सर्सी अपनी क्लास लेने पहुंचती है, लेकिन वहां उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी जगह बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आता है। सर्सी तुरंत सभी छात्रों को मेज के नीचे छिपने के लिए कहती है और अपनी शक्ति से गिरते हुए मलबे को एक छात्र के ऊपर गिरने से रोक देती है। इसी दौरान पास की नदी में एक कुत्ता देखता है कि एक डिविएंट नदी से बाहर निकल रहा है। शाम को सर्सी अपने कुछ दोस्तों के साथ डेन का जन्मदिन मनाती है। वहीं स्प्राइट अपने ऊपर इल्यूजन डालकर खुद को बड़ी उम्र की दिखाती है, क्योंकि उसका दिमाग तो बड़ा होता रहता है, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही कोई उसे छूता है, उसका इल्यूजन टूट जाता है और वह अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है। तभी डेन सर्सी से उसके साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन सर्सी इस बात के लिए मना कर देती है। अब डेन को शक होने लगता है कि सर्सी उससे कोई बड़ा राज छिपा रही है, क्योंकि स्प्राइट भी हमेशा अजीब अजीब बातें करती रहती है। पार्टी खत्म होने के बाद तीनों घर लौट रहे होते हैं। तभी अचानक क्रो नाम का एक विशाल डिविएंट उन पर हमला कर देता है। सर्सी अपनी शक्ति से उसे जमीन में फंसा देती है, लेकिन क्रो खुद को छुड़ाकर सड़क की तरफ भाग जाता है। तभी स्प्राइट अपने इल्यूजन से अपनी और सर्सी की कई तस्वीरें बना देती है, ताकि क्रो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन क्रो सबको हैरान कर देता है, क्योंकि वह असली सर्सी और स्प्राइट को पहचान लेता है, जबकि पहले कोई भी डिविएंट ऐसा नहीं कर सकता था। जब क्रो स्प्राइट को मारने ही वाला होता है, तभी इकारिस वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और सीधे क्रो से लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई के दौरान एक बस पलट जाती है, इसलिए सर्सी अपनी शक्ति से उसे गुलाब की पंखुड़ियों में बदल देती है, जिससे बड़ा हादसा होने से बच जाता है। तभी क्रो एक बार फिर सबको चौंका देता है, क्योंकि वह अपनी चोटों को खुद ही ठीक कर लेता है। फिर भी इकारिस उस पर भारी पड़ता है, इसलिए क्रो नदी में कूदकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद सर्सी डेन को अपनी असली पहचान का पूरा सच बता देती है। डेन उससे पूछता है कि जब इंसानों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हुए, तब उन्होंने कभी किसी की मदद क्यों नहीं की। तब सर्सी बताती है कि उन्हें साफ आदेश दिया गया था कि वे इंसानों के किसी भी फैसले या लड़ाई में कभी बीच में नहीं पड़ेंगे, ताकि इंसान अपनी दुनिया खुद बना सके। साथ ही डिविएंट्स को खत्म करने के बाद उन्हें बस धरती पर इंतजार करने के लिए कहा गया था, जब तक उन्हें वापस घर बुलाने का समय न आ जाए। सर्सी ये भी बताती है कि वो और इकारिस कई सदियों तक एक दूसरे के साथ थे, लेकिन बाद में उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद सर्सी अपने अपार्टमेंट वापस जाती है और स्प्राइट विकारिस के साथ इन सभी घटनाओं पर बात करती है। आखिर में तीनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भूकंप और डिविएंट्स का वापस लौटना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब पूरी टीम को दोबारा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें 575 ईसा पूर्व का बेबीलोन दिखाया जाता है। यहाँ इंसान इटर्नल्स की मदद से धीरे धीरे तरक्की कर रहे होते हैं। जब भी डिविएंट्स उन पर हमला करते हैं, इटर्नल्स तुरंत मिलकर उनका सामना करते हैं। हर बार डिविएंट्स बेहद खतरनाक और बेरहम होते हैं, लेकिन इटर्नल्स की शानदार टीम वर्क के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और जल्दी ही मारे जाते हैं। एक बड़ी लड़ाई खत्म होने के बाद अजाक अपनी खास शक्ति की मदद से आरिशेम से संपर्क करती है। वह उसके प्लान की इज्जत तो करती है, लेकिन इंसानों के साथ जो होने वाला है
है उसे लेकर खुश नहीं होती। इस पर अरिशम उसे कहता है कि वह इंसानों से लगाव न रखे और सिर्फ अपना मिशन पूरा करे। इसके बाद आजक वापस उस जगह लौट आती है जहाँ सभी इटर्नल्स इंसानों के बीच खुलकर रह रहे होते हैं। इधर फास्टोस इंसानों की मदद के लिए स्टीम इंजन बना रहा होता है, जबकि स्प्राइट अपने इल्यूजन से बच्चों को ऐसी कहानियां दिखाती है जो उनके सामने सच होती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ ड्रूइग अपनी माइंड कंट्रोल करने वाली शक्ति से लोगों की लड़ाइयां रुकवा देता है, लेकिन मक्कारी उसे याद दिलाती है कि उन्हें इंसानों के फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इकरिस और सर्सी साथ में समय बिताते बिताते एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और धरती की खूबसूरती के बीच अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। कई साल बाद गुप्ता एम्पायर के समय दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब कहानी वापस आज के समय में आ जाती है। सर्सी, स्प्राइट और इकारिस साउथ डकोटा में मौजूद अजक के फार्म हाउस पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि अजक की लाश उसके घर के बाहर पड़ी हुई है। स्प्राइट रो पड़ती है और अपने इल्यूजन की मदद से अजाक की यादें दिखाती है। तभी सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्रो ने अजाक की शक्तियां अपने अंदर खींच ली थीं, इसलिए अब वह अपनी चोटें खुद ठीक कर पा रहा है। जब सर्सी अजाक के शरीर के पास जाकर उसे आखिरी बार देखती है, तभी सेलेस्टियल्स की दी हुई खास स्टोन उसके शरीर से निकलकर सर्सी के अंदर चली जाती है। उसी पल सर्सी को एक पल के लिए अरिशम दिखाई देता है, जो उससे सिर्फ इतना कहता है, अब समय बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद वह गायब हो जाता है। स्प्राइट समझ जाती है कि आजक ने सर्सी को अपना नया लीडर चुन लिया है, लेकिन इकारिस को डर होता है कि कहीं यह महाड वेरी की वजह से तो नहीं हुआ। तभी हमें एक और पुरानी याद दिखाई जाती है। अब साल 1521 एडी का टेनोचतिलान दिखाया जाता है, जहां एटर्नल्स धरती पर बचे आखिरी डिविएंट्स से लड़ रहे होते हैं। उसी समय इंसान भी आपस में भयानक युद्ध लड़ रहे होते हैं, लेकिन आजक ध्रुइक को उन्हें रोकने की इजाजत नहीं देती। तभी अचानक थेना की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और जल्द ही सब लोग मरने वाले हैं। इतना कहते ही उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह अचानक अपने ही साथियों पर हमला कर देती है। किसी को भी इसका अंदाजा नहीं होता, इसलिए कई लोग घायल हो जाते हैं। अजक जानबूझकर खुद को उसके करीब आने देती है और अपनी शक्ति से उसके दिमाग को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ पल के लिए थेना शांत भी हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा अजक पर हमला कर देती है। तभी गिलगमेश आगे आता है और उससे लड़ते हुए आखिरकार उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब थेना होश में आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तब अजक सभी को बताती है कि थेना माडवेरी नाम की एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी उनकी बहुत पुरानी यादों के एक दूसरे से टकराने की वजह से होती है, जिससे धीरे धीरे इंसान अपना दिमागी संतुलन खो देता है। इसका कोई इलाज नहीं है। अगर उसे पूरी तरह ठीक करना है तो उसकी सारी यादें मिटानी होंगी ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। अजाक को यही सबसे सुरक्षित रास्ता लगता है, लेकिन बाकी इटर्नल्स इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वे अपनी पुरानी थेना को खोना नहीं चाहते। तभी ड्रुइग गुस्से में आजक से सवाल करता है। उसका कहना होता है कि वह इंसानों को हर बार एक दूसरे को मारते हुए देख देख कर थक चुका है और अब वह चुप नहीं रहेगा। इतना कहकर वह अपनी शक्ति से पूरे युद्ध को रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो कहता है कि अगर कोई उसे रोकना चाहता है तो उसे मारना पड़ेगा। इसके बाद गिलगामेश खुद थेना की जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है। अजैक उसकी बात मान लेती है और बाकी सभी ईटर्न्स को इंसानों के बीच अपनी अपनी जिंदगी जीने की इजाजत दे देती है। क्योंकि डिविएंट्स अब खत्म हो चुके थे, इसलिए अब उन्हें सिर्फ अपने घर वापस बुलाए जाने का इंतजार करना था। अब कहानी फिर से आज के समय में लौट आती है। सर्सी, स्प्राइट और इकारिस मुंबई पहुंचते हैं, जहां किंगो अब बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका होता है। उसका भरोसेमंद असिस्टेंट करुण कई सालों से उसका राज जानता है। तीनों उसे पूरी बात बताते हैं, लेकिन किंगो पहले उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी नई जिंदगी बहुत पसंद आने लगी थी। तभी करुण उसे समझाता है कि दुनिया उसे एक हीरो मानती है, इसलिए उसे फिर से लोगों की मदद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, करुण खुद भी उनके साथ चलने का फैसला करता है ताकि पूरी यात्रा को डॉक्यूमेंट्री की तरह रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद सभी किंगो के प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्प्राइट किंगो से नाराज होती है कि उसने शोहरत के लिए उसे छोड़ दिया, लेकिन किंगो बताता है कि वह स्प्राइट की कहानियों से प्रेरित होकर ही एक्टर बना था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद सभी मरे हुए डिविएंट्स के निशानों का पीछा करते हुए थेना और गिलगमेश के घर तक पहुंच जाते हैं। गिलगमेश अब शानदार खाना बनाना सीख चुका होता है और पूरे घर का ध्यान रखता है, जबकि थेना अपना ज्यादातर समय अजीब और डरावनी तस्वीरें बनाने में बिताती है। जैसे ही वह बाकी इटर्नल्स को देखती है, उसे फिर से मडवेरी का दौरा पड़ता है और वे कहने लगती है कि जल्द ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इतना कहकर वह उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन गिलगामेश उसे रोक लेता है। वहीं स्प्राइट अपने इल्यूजन की मदद से उसे उसकी असली पहचान याद दिलाती है और कुछ देर के लिए उसका दिमाग फिर से शांत हो जाता है। इसके बाद सर्सी थेना की बनाई हुई तस्वीरों को ध्यान से देखती है। उन तस्वीरों में ऐसी चीजें बनी होती हैं जिन्हें देखकर उसे महसूस होता है कि शायद थेना की बातें झूठ नहीं है, लेकिन सर्सी अभी भी अरिशम से दोबारा संपर्क नहीं कर पा रही होती,
तभी गिलगामेश उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हर सवाल का जवाब ताकत से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने पर मिलता है। इसके बाद सेर्सी शांत होकर बैठ जाती है। तभी उसके अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्टोन एक्टिव हो जाता है और अगले ही पल वो खुद को अरिशेम के सामने खड़ी पाती है। अरिशेम उसे बताता है कि अब इमरजेंस शुरू होने वाला है। इसके बाद वो इटर्नल्स के असली मकसद का खुलासा करता है। वह बताता है कि इटर्नल्स को धरती पर इंसानों की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि सेलेस्टियल टियामुट के जन्म की तैयारी करने के लिए भेजा गया था। हर कुछ हजार सालों में एक नया सेलेस्टियल पैदा होता है और यही प्रक्रिया पहले भी कई दूसरे ग्रहों पर हो चुकी है। नए सेलेस्टियल का जन्म तभी हो सकता है जब किसी ग्रह पर समझदार जिंदगी काफी संख्या में बढ़ जाए, लेकिन डिविएंट्स के हमलों की वजह से यह प्रक्रिया रुक गई थी। इसलिए अरिशम ने इटर्नल्स को भेजा ताकि वे डिविएंट्स को खत्म कर दें और इंसानों की आबादी बढ़ती रहे। अब जब डिविएंट्स खत्म हो चुके हैं और धरती पर इंसानों की संख्या काफी बढ़ गई है तो टियामुट के जन्म का समय आ चुका है। लेकिन इसका मतलब ये है कि टियामुत के बाहर आते ही धरती पर मौजूद सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सेर्सी पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन अरिशम कहता है कि यही सृष्टि का नियम है, एक दुनिया खत्म होती है ताकि नई दुनिया बन सके। इसके बाद अरिशम एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि ओलंपिया नाम का कोई ग्रह कभी था ही नहीं। सेर्सी और बाकी सभी एटर्नल्स असली जीव नहीं है बल्कि वर्ल्ड फोर्ज में बनाए गए आर्टिफिशियल बीइंग्स हैं जिन्हें सिर्फ सेलेस्टियल्स के मिशन पूरे करने के लिए बनाया गया है। सेर्सी ये सब इसलिए याद नहीं कर पाई क्योंकि हर इमरजेंस के बाद सभी इटर्नल्स की यादें मिटा दी जाती हैं और उन्हें नए मिशन पर भेज दिया जाता है। इसके बाद आरिशम बताता है कि डिविएंट्स को भी उसी ने बनाया था ताकि वे दूसरे खतरनाक जीवों को खत्म करके समझदार जिंदगी को आगे बढ़ने का मौका दें। लेकिन समय के साथ डिविएंट्स खुद ही सबसे बड़े शिकारी बन गए और उसके कंट्रोल से बाहर निकल गए। इसी वजह से उसने इटर्नल्स को ऐसा बनाया कि वे कभी खुद विकसित न हो सके। इसके बाद सेर्सी वापस अपनी टीम के पास लौटती है और उन्हें अरिशम की कही हुई सारी बातें बता देती है। ये सच सुनकर सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे असली इंसान नहीं बल्कि बनाए गए आर्टिफिशियल बीइंग्स हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि थेना की बीमारी महज वेरी नहीं बल्कि उनकी पुरानी यादों का वापस लौटना था। अब सभी फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे धरती और यहाँ रहने वाले लोगों को बचाएंगे। इसके लिए वे ड्रूग के पास जाने का फैसला करते हैं क्योंकि शायद वह अपनी माइंड कंट्रोल वाली शक्ति से टियामुट को रोक सके। इसके बाद सभी अमेज़न जंगल पहुंचते हैं। यहाँ ड्रूइग एक छोटे से गांव में रह रहा होता है जहाँ उसकी शक्ति की वजह से सभी लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से रहते हैं। लेकिन जब सेर्सी उसे पूरी बात बताती है तो ड्रूइग उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि जब उनकी पूरी जिंदगी ही एक झूठ निकली तो अब किसी मिशन का कोई मतलब नहीं बचता। रात होने पर किंगो स्प्राइट से कहता है कि वह जानता है स्प्राइट हमेशा से इकारिस से प्यार करती थी लेकिन अपने बच्चे जैसी शक्ल की वजह से कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाई। स्प्राइट उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि करून कैमरे में यह सब रिकॉर्ड कर रहा है। गुस्से में आकर वो कैमरा तोड़ देती है। दूसरी तरफ सेर्सी डेन को फोन करके उसका हाल चाल पूछती है। ये देखकर इकारिस के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। सेर्सी उससे पूछती है कि उसने उसे छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया था। इकारिस जवाब देने ही वाला होता है कि तभी अचानक क्रो वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। उसी समय कई डिविएंट्स गांव पर हमला कर देते हैं। इटर्नल्स बिना समय गंवाए लड़ाई शुरू कर देते हैं। सेर्सी सबसे पहले एक इमारत को मजबूत बना देती है ताकि गांव वाले उसके अंदर सुरक्षित रह सकें। इसके बाद वह कई बड़े पेड़ों को गिराकर डिविएंट्स के ऊपर फेंक देती है। ड्रिक गांव के लोगों को अपनी शक्ति से कंट्रोल करके एक साथ लड़ाई में उतार देता है, लेकिन सेर्सी उसे तुरंत रोक देती है और कहती है कि गांव वालों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। फिर ड्रिक सभी लोगों को सुरक्षित जगह भेज देता है। दूसरी तरफ किंगो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जिससे एक डिविएंट का सिर उड़ जाता है। वहीं इकारिस की लड़ाई क्रो से हो रही होती है। क्रो उसे जमीन पर गिराकर उसकी शक्तियां अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। तभी गिलगामेश वहां पहुंच जाता है और क्रो से भिड़ जाता है, लेकिन उसी दौरान थेना को फिर से दौरा पड़ता है और वह इकारिस पर हमला कर देती है। ये देखकर गिलगामेश तुरंत क्रो को छोड़कर थेना के पास जाता है और बड़ी मुश्किल से उसे शांत कर पाता है। तभी इकारिस एक उड़ने वाले डिविएंट का पीछा करते हुए उसे गांव के बीच में गिरा देता है और बड़ी मुश्किल से उसे शांत कर पाता है और अपनी लेजर बीम से कई डिविएंट्स को एक साथ खत्म कर देता है। तभी एक डिविएंट पीछे से उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सेर्सी समय रहते उसे बचा लेती है। इस बार वह अपनी शक्ति से उस डिविएंट को सीधे एक पेड़ में बदल देती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि सेर्सी पहले कभी किसी जीवित डिविएंट को इस तरह नहीं बदल पाई थी। इसी बीच गिलगामेश फिर से क्रो से भिड़ जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बार बार थेना पर जा रहा होता है। क्रो इसी मौके का फायदा उठाता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। इसके बाद वह गिलगामेश की शक्तियां भी अपने अंदर खींच लेता है।
ऐसा करते ही क्रो का शरीर बदलने लगता है और अब वह पहले से ज्यादा इंसानों जैसा दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, अब वह अंग्रेजी में बात भी करने लगता है। वो इटर्नल्स पर आरोप लगाता है कि असली कातिल वही है, क्योंकि उन्होंने उसकी पूरी जाति को खत्म कर दिया। तभी इकारिस दोबारा उस पर हमला करने पहुंचता है, लेकिन क्रो वहां से भाग निकलता है। इसके बाद थीना गिलगमेश के पास पहुंचती है। गिलगमेश उसकी गोद में दम तोड़ देता है और मरने से पहले उससे सिर्फ इतना कहता है कि हमेशा याद रखना। बाद में सभी मिलकर गिलगामेश का अंतिम संस्कार करते हैं और थीना उसकी राख नदी में बहा देती है। अब ड्रूक को भी समझ आ जाता है कि अगर वह सबके दिमाग को कंट्रोल करेगा तो उसमें और डिविएंट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए वह आखिरकार टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह साफ कहता है कि उसकी शक्ति किसी सेलेस्टियल के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए अब उन्हें फास्टोस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें 1945 का हिरोशिमा दिखाया जाता है। परमाणु बम गिरने के बाद हर तरफ तबाही मची हुई होती है। फास्टोस ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह आजक से कहता है कि उसने इंसानों को आगे बढ़ने में मदद की, नई नई टेक्नोलॉजी दी, लेकिन इंसानों ने उसी का इस्तेमाल एक दूसरे को खत्म करने के लिए किया। इसी दिन उसका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है और वह सबसे दूर जाने का फैसला कर लेता है। अब कहानी फिर से आज के समय में लौट आती है। टीम शिकागो पहुंचती है और वहां जाकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फास्टोस अब अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह बताता है कि उसके पति ने ही उसे दोबारा इंसानों पर भरोसा करना सिखाया था, लेकिन वह अपने परिवार को छोड़कर इतने खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसका पति उसे समझाता है कि अगर उन्होंने आज कुछ नहीं किया तो उनके बेटे का भी कोई भविष्य नहीं बचेगा। ये बात सुनकर फास्टोस भी टीम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी इराक पहुंचते हैं, जहां वे अपनी शक्तियों की मदद से डोमो को जमीन के नीचे से बाहर निकालते हैं। वहीं उन्हें मक्कारी मिलती है, जो इतने सालों से उसी जहाज में रह रही होती है और सिर्फ जरूरत का सामान लाने के लिए बाहर निकलती थी। इसके बाद फास्टोस एक नया प्लान बनाता है। वो यूनिमाइंड नाम का तरीका बताता है, जिसकी मदद से सभी इटर्नल्स अपनी शक्तियां एक जगह जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ड्रूइग अपनी पूरी ताकत लगाकर टियामुट के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन किंगो को इस प्लान पर भरोसा नहीं होता। वह और स्प्राइट दोनों कहते हैं कि वे इकारिस का फैसला मानेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही सही रास्ता चुनेगा। तभी इकारिस किंगो की तरफ देखकर कहता है कि वो उसे उतना नहीं जानता जितना वह समझता है। इसके बाद हमें 6 दिन पहले की घटना दिखाई जाती है। अजक इकारिस से मिलने आती है और उसे बताती है कि इमरजेंस का समय आखिरकार आ चुका है। इसी दौरान पता चलता है कि इकारिस शुरू से ही इस पूरे मिशन की सच्चाई जानता था, लेकिन इतने साल इंसानों के साथ रहने के बाद अजक अपना फैसला बदल चुकी होती है। अब उसका मानना होता है कि धरती और यहाँ रहने वाले लोग बचाए जाने के लायक हैं। तभी इकारिस उससे कहता है कि पहले वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद वह अजक को अलास्का लेकर जाता है। वहाँ एक जमी हुई झील के पास कई डिविएंट्स दोबारा दिखाई देते हैं। इकारिस बताता है कि ये डिविएंट्स सदियों से बर्फ के अंदर जमे हुए थे, लेकिन धरती का तापमान बढ़ने और इमरजेंस करीब आने की वजह से बर्फ पिघल गई और ये दोबारा जिंदा हो गए। तभी इकारिस अपनी असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वह आज भी अरिशम के मिशन के साथ है और कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। इतना कहकर वह आजक को धक्का देकर झील में गिरा देता है। अगले ही पल क्रो वहां पहुंच जाता है और आजक की शक्तियां अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद इकारिस आजक की लाश को उसके फार्म हाउस के बाहर छोड़ देता है, ताकि बाद में सर्सी उसे वहीं पाए। वहां से जाते समय दुख और बेचैनी में उसकी आंखों से निकली लेजर बीम की वजह से आसपास आग भी लग जाती है। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। इकारिस सर्सी से कहता है कि वह आज भी उससे प्यार करता है। सर्सी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उसके अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्टोन फिर से चमकने लगता है, जिसका मतलब साफ था कि इमरजेंस शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। इसके बाद फास्टोस मकरी को इमरजेंस की सही जगह ढूंढने के लिए भेजता है। मक्कारी अपनी सुपर स्पीड से पूरी धरती का चक्कर लगा लेती है और आखिरकार पता लगा लेती है कि इमरजेंस हिंद महासागर में मौजूद एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर होने वाला है। तभी अचानक इकारिस अपना आर्मर पहन लेता है और कहता है कि काश अजाक ने सेर्सी को अपना नया लीडर न चुना होता। इतना कहते ही वह सब पर हमला कर देता है और सच्चाई बता देता है कि बेबीलोन छोड़ने के बाद से ही उसे सब कुछ पता था। तभी बाकी एटर्नल्स को भी समझ आ जाता है कि अजाक का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि इकारिस ही था। उसी समय मक्कारी भी वापस लौट आती है और जैसे ही इकारिस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, किंगो उसके सामने आकर वॉर अपने ऊपर ले लेता है। अब किंगो भी इकारिस को अपना लीडर नहीं मानता और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी स्प्राइट सबको चौंका देती है। वो कहती है कि वो इकारिस के साथ है और अपने इल्यूजन्स का इस्तेमाल करके दोनों को वहां से निकलने का मौका दे देती है। इसके बाद किंगो कहता है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। उसका मानना होता है कि अगर सेलेस्टियल्स का जन्म रुक गया तो भविष्य में नई दुनिया और नए ग्रह भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए वह करुण के साथ वहां से चला जाता है।
अब टीम के कई सदस्य उनका साथ छोड़ चुके थे, इसलिए सभी को नया प्लान बनाना पड़ता है। तभी ड्रूग सर्सी को याद दिलाता है कि उसने एक डिविएंट को पेड़ में बदल दिया था जो पहले कभी नहीं हुआ। शायद अब उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन सर्सी को अब भी खुद पर भरोसा नहीं होता। तब थेना उसे समझाती है कि अजक ने उसे यूं ही अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। वह शुरू से जानती थी कि पूरी टीम में सिर्फ सर्सी ही इंसानों से सबसे ज्यादा प्यार करती है और वही उन्हें बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। ये सुनकर सर्सी खुद पर भरोसा कर लेती है। इसके बाद वह फास्टोस को अपने शरीर से सेलेस्टियल स्टोन निकालने देती है ताकि उसी की मदद से यूनी माइंड को एक्टिव किया जा सके। अब सभी इटर्नल्स उस ज्वालामुखी की तरफ निकल पड़ते हैं जहां टियामुट का जन्म होने वाला था। दूसरी तरफ इकारिस स्प्राइट को इमरजेंस की रक्षा करने का आदेश देता है, जबकि वह खुद डोमो के अंदर घुस जाता है। धीना उसे रोकने के लिए सीधे उससे लड़ने लगती है ताकि बाकी लोग आराम से यूनी माइंड शुरू कर सकें। आखिरकार यूनी माइंड एक्टिव हो जाता है और कुछ समय के लिए ज्वालामुखी शांत पड़ जाता है, लेकिन तभी इकारिस वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वह ड्रुइग को पकड़ लेता है और अपनी लेजर बीम से उसे मार डालता है। इसके बाद वह डोमो पर हमला करता है, जिससे जहाज बुरी तरह क्रैश हो जाता है। ये देखकर मकारी गुस्से से भर जाती है और पूरी ताकत के साथ इकारिस पर टूट पड़ती है। अपनी सुपर स्पीड की वजह से वह लगातार उस पर ताबड़तोड़ हमले करती रहती है। उसी समय ज्वालामुखी फिर से फटना शुरू हो जाता है और इमरजेंस दोबारा शुरू हो जाता है। सर्सी तेजी से ज्वालामुखी की चोटी की तरफ भागती है ताकि किसी तरह टियामत को रोक सके। दूसरी तरफ थेना और फास्टोस भी मक्कारी का साथ देते हैं और तीनों मिलकर इकारिस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकारिस की ताकत उन सबसे कहीं ज्यादा होती है, इसलिए वे मिलकर भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। तभी अचानक क्रो भी वहां पहुंच जाता है। इस बार उसका निशाना इकारिस होता है, क्योंकि वे उसकी शक्तियां भी अपने अंदर लेना चाहता था। लेकिन बाकी इटर्नल्स जानते थे कि अगर क्रो और ताकतवर हो गया तो वह सबके लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए वे पहले क्रो पर हमला कर देते हैं। मकारी अपनी सुपर स्पीड से मिट्टी का एक बड़ा बवंडर खड़ा कर देती है, जिसमें क्रो फंस जाता है। तभी थेना उसे जोरदार लात मारकर एक गुफा के अंदर गिरा देती है। क्रो के हटते ही इकारिस फिर से सर्सी के पीछे भागता है, लेकिन इस बार फास्टोस अपनी बनाई हुई खास मशीन से उसे जंजीरों की तरह बांधकर जमीन पर जकड़ देता है। दूसरी तरफ गुफा के अंदर क्रो गिलगमेश की आवाज निकालकर थेना के दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। कुछ देर के लिए थेना उसकी बातों में उलझ जाती है और अपनी रक्षा करना भूल जाती है। क्रो जैसे ही उसकी शक्तियां अपने अंदर लेने वाला होता है, तभी वह गलती से गिलगामेश के आखिरी शब्द याद रखना दोहरा देता है। यह सुनते ही थेना को सब कुछ याद आ जाता है। अगले ही पल वह पूरी ताकत से हमला करती है और आखिरकार क्रो को हमेशा के लिए मार देती है। इसके बाद सर्सी ज्वालामुखी की चोटी पर पहुंचती है, जहां उसे आजाक खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल आजाक अचानक सर्सी पर हमला करके उसे चाकू मार देती है। तभी पता चलता है कि वह असली आजाक नहीं बल्कि स्प्राइट का बनाया हुआ एक इल्यूजन था। स्प्राइट हमेशा से सर्सी से जलती थी, क्योंकि सर्सी को एक बड़ी इंसान की तरह जीने का मौका मिला, जबकि वह हमेशा एक बच्ची जैसी ही दिखती रही। इसके बाद स्प्राइट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इमरजेंस को और तेज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रुआइग पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। उसी समय पूरी धरती जोर जोर से कांपने लगती है और समुद्र में विशाल लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि टियामुट धरती के अंदर से बाहर निकलना शुरू कर देता है। सर्सी उसके ऊपर चढ़कर अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी इकारिस फास्टोस के जाल से खुद को आजाद कर लेता है और तेजी से सर्सी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह सर्सी के सामने पहुंचता है, उसके मन में उनके साथ बिताए हुए सैकड़ों सालों की सारी यादें एक साथ लौट आती हैं। आखिरकार वह चाहकर भी सर्सी को मार नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर सर्सी यूनी माइंड को पूरी तरह एक्टिव कर देती है। अब सभी इटर्नल्स की शक्तियां एक साथ सर्सी के अंदर आ जाती हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद सर्सी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके टियामुट के पूरे शरीर को एक विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। इस तरह टियामुट का जन्म हमेशा के लिए रुक जाता है और पूरी धरती तबाह होने से बच जाती है। अपनी गलती का एहसास होते ही इकारिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सर्सी से माफी मांगता है और फिर सीधा अंतरिक्ष की तरफ उड़ जाता है। आखिर में वह सूरज के अंदर चला जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इकारिस के जाने के बाद स्प्राइट पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन सर्सी के अंदर अभी भी यूनी माइंड की थोड़ी शक्ति बची हुई होती है, इसलिए वे स्प्राइट की अमरता खत्म कर देती है ताकि अब वह भी एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सके। मिशन पूरा होने के बाद सभी इटर्नल्स एक बार फिर अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। धीना, मकारी और ड्रुइग डोमो में बैठकर दूसरे इटर्नल्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फास्टोस अपने परिवार के पास वापस लौट जाता है। स्प्राइट एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले लेती है और किंगो फिर से अपनी फिल्मों की दुनिया में लौट जाता है। दूसरी तरफ सर्सी भी डेन के पास वापस चली जाती है और डेन उसे उसकी असली पहचान के साथ ही अपना लेता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में अरिशम दिखाई देता है। वह सर्सी, किंगो और फास्टोस को अपने सामने बुला लेता है। अरिशम कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उन्होंने उसके मिशन के खिलाफ जाकर उसे धोखा दिया है, इसलिए अब वह तीनों को अपने साथ ले जाएगा, जहां उनका फैसला किया जाएगा। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।